नमस्ते, मैं डॉक्टर जयती विश्वास, सहायक प्राध्यापक हिंदी, वीरांगना अवंतीबाई शासकीय महाविद्यालय छुईखदान। मैं इस वीडियो के माध्यम से बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 2 खंड ख के अंतर्गत विभिन्न संरचनाओं पर आपसे बात करने जा रही हूँ। कृपया बातों को ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। बीए भाग 3, बीकॉम भाग 3 और बीएससी भाग 3 हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 2 में जो 2 भाग हैं, खंड क में कुछ निबंध आपको पढ़ना है और खंड ख में हम पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न संरचनाएं। तो विभिन्न संरचनाएं क्या है, ये इसको जानने के पहले हमको भाषा का ज्ञान आवश्यक है। आप हिंदी भाषा के विद्यार्थी या अध्येता हैं, इसलिए पहले हम भाषा पर विचार कर लेते हैं। भाषा जो है वह विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है, जो ध्वनि से वर्ण बनते हैं, स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजनों के मेल से शब्द बनते हैं और शब्दों के समूह को जब एक नियोजित क्रम में सजाया जाता है तब वाक्य की रचना होती है। तो भाषा जो है वह विचार विनिमय का सशक्त माध्यम है। वक्ता जिस भाषा में, क्योंकि संसार में अनेक भाषाएं हैं, वक्ता जिस भाषा से अपने विचारों की अभिव्यक्ति करता है, श्रोता को भी उसी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। तो भाषा जो है वह विचार अभिव्यक्ति का सशक्त माध्यम है और विचार अभिव्यक्ति के लिए मानव हृदय में अनेक भाव जो हैं वो उमड़ते घुमड़ते रहते हैं, उत्पन्न होते हैं और मिटते हैं। तो व्यक्ति जो है अपने हृदय के भावों को, विचारों को व्यक्त करने के लिए जब भाषा का प्रयोग करता है तो उसके लिए सार्थक शब्द का होना आवश्यक है। सार्थक शब्द का तात्पर्य यही है कि यदि आग जल रही है तो हम आग जल रही है को आग ठंडा है नहीं कह सकते। तो सार्थक अभिव्यक्ति के लिए जरूरी है सार्थक शब्दों का होना। सार्थक शब्दों के साथ साथ जरूरी है हम सार्थक अभिव्यक्ति के लिए बलाघात का प्रयोग करें। बलाघात का तात्पर्य यह होता है हम अपने विचारों और भावों की अभिव्यक्ति के लिए शब्दों पर आवश्यकता अनुसार कभी जोर डालते हैं, कभी उसको बहुत हल्के में लेते हैं, हल्की शैली में बोलते हैं, उसे कहा जाता है बलाघात। अब शब्दों के बल पर आघात उत्पन्न करना बलाघात कहलाता है। तो सार्थक शब्दों के साथ साथ बलाघात की आवश्यकता होती है, जिनसे अभिव्यक्ति हम सशक्त रूप से कर सकते हैं। तीसरी बात मैंने यहाँ पर लिखा है, भावाभिव्यक्ति में शब्द प्रमुख साधन होते हैं जो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। तो शब्द प्रमुख साधन होते हैं और वे वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। वाक्य की संरचना कब निर्मित होती है? जब हम शब्दों को व्याकरणिक नियमों के अनुसार उसे एक नियोजित क्रम में जमाते हैं, तब वाक्यों की रचना होती है। हिंदी भाषा में हम देखते हैं कि वाक्य की संरचना के लिए शब्द जो होते हैं, जैसे मैं खाना खाता हूँ, तो मैं करता है, खाना कर्म है और खाता क्रिया है और हूँ सहायक क्रिया है। परंतु इस क्रम को यदि हम अलग अलग कर दें, इसके क्रम को इधर उधर कर दें, तो क्या हम उस शब्द के समूह से वाक्य बना पाएंगे और क्या ऐसे वाक्यों से क्या विचारों की अभिव्यक्ति हो सकती है? ऐसा संभव नहीं है। प्रत्येक भाषा का अपना एक व्याकरण होता है और उस व्याकरण के नियमों के अंतर्गत वाक्यों को नियोजित किया जाता है, तभी शब्द जो हैं वो वाक्य की संरचना में सहायक होते हैं। वाक्य की संरचना में व्याकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। व्याकरण यदि नहीं होते, व्याकरण के अंतर्गत हम क्या देखते हैं, आप लोग पार्ट ऑफ स्पीच जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, जिसको हिंदी में कहा जाता है, हिंदी के वाग भाग में कर्ता, क्रिया, कर्म, कारक,
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, काल, ये सब व्याकरण के प्रमुख अंग हैं और इनके माध्यम से ही एक सार्थक वाक्य की रचना होती है। वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और क्रम का होना आवश्यक है। वाक्य में योग्यता, आकांक्षा और क्रम, ये तीन बातें वाक्य के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व हैं और इनके बिना हम किसी वाक्य की रचना नहीं कर सकते। योग्यता का तात्पर्य आप जानते हैं कि योग्य होना, मतलब योग्य शब्दों के प्रयोग से ही वाक्यों की रचना होती है। योग्य शब्दों के प्रयोग से हम एक सार्थक वाक्य की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि हम कहें कि किसान भाई जो हैं वो लाठी से खेत जोतते हैं, तो क्या यह वाक्य सही है? यह वाक्य सही नहीं है। हम कहेंगे किसान भाई हल और बैल के माध्यम से खेत जोतते हैं, तो यह वाक्य की योग्यता होगी। आकांक्षा का तात्पर्य, आकांक्षा यानी इच्छा। एक वाक्य को जानने के लिए हमको, एक वाक्य से यदि विचारों की अभिव्यक्ति पूर्ण नहीं हो पा रही है तो हमको आगे की बात को जानने के लिए हम पुनः वाक्य की रचना करते हैं, उसे कहा जाता है आकांक्षा। जैसे एक वाक्य है, दिन में काम करते हैं, यह अपने आप में पूर्ण वाक्य है। दिन में काम करते हैं, परंतु कौन काम करता है, ये एक इच्छा बनी हुई है। तो दिन में काम करते हैं ये एक पूर्ण वाक्य है, परंतु वह अर्थ की दृष्टि से वह पूर्ण वाक्य नहीं है। फिर जो वक्ता है, वक्ता से हम पुनः कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं। हम का मतलब श्रोता से है। श्रोता जब वक्ता से कुछ अन्य जानकारी प्राप्त करना चाहेगा तो वो पूछेगा कि कौन काम करता है दिन में, तब जो वक्ता है वह कहेगा कि सभी दिन में काम करते हैं। तो सभी जो है वह एक इच्छा की पूर्ति करता है, किसकी? श्रोताओं के इच्छा की पूर्ति करता है। इसलिए वाक्य में योग्यता के बाद आकांक्षा और जो है वह वाक्य की रचना का प्रमुख तत्व है। क्रम, क्रम का तात्पर्य मैंने अभी आपको बताया, व्याकरणिक दृष्टि से जो शब्द होते हैं उनको एक नियम में उसको सुनियोजित ढंग से प्रस्तुत करना वाक्य में क्रम कहलाता है। जैसे मैंने खाना खाया एक पूर्ण वाक्य है। यदि मैं इन शब्दों के समूह को उलट फेर कर दूं तो क्या वह वाक्य जो है वह शुद्ध वाक्य होगा? नहीं होगा। मैंने खाना खाया, खाना मैंने खाया, यह है मैंने किया, ऐसा इस प्रकार का हम बोलेंगे तो वह वाक्य पूर्ण वाक्य नहीं कहलाएगा, वह अशुद्ध वाक्य कहलाएगा, क्योंकि अशुद्ध वाक्यों से हम वाक्यों की पूर्ति नहीं कर पाते। तो ये इनसे हम वाक्य की ये जो बिंदु हैं, इन बिंदुओं को मैंने यहाँ पर इसलिए आपके समक्ष मैंने लिखा है क्योंकि आप ये जानें कि भाषा क्या है, भाषा में शब्दों की क्या भूमिका है, शब्दों में व्याकरणों की क्या भूमिका है, और वाक्य के जो प्रमुख तत्व हैं, यदि हम वाक्यों के प्रमुख तत्वों पर ध्यान नहीं देंगे तो एक सार्थक वाक्य की रचना नहीं हो सकती। तो ये सारी बातें हैं वाक्य की रचना के लिए आवश्यक बातें हैं। और विभिन्न संरचनाएं, विभिन्न का तात्पर्य अनेक, अनेक का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हमारे हृदय में, मानव हृदय में अनेक जो भावनाएं हैं वो उमड़ती घुमड़ती रहती हैं। उनकी अभिव्यक्ति के लिए हम अलग अलग वाक्यों की संरचना करते हैं। संरचना यानी सूक्ष्म रचना करते हैं। इस सूक्ष्म रचना को ही आपको आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। तो भाव अभिव्यक्ति के आधार पर वाक्य की जो प्रमुख संरचनाएं हैं वो पाठ्यक्रमानुसार यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। पहला है विनम्रता सूचक, दूसरा है विधि सूचक, तीसरा है निषेध परक, चौथा है काल बोध, पांचवा है स्थान बोधक, छठा है दिशा बोधक, और सातवां है कारण कार्य संबंध सूचक, और आठवां है अनुक्रम। विनम्रता सूचक वाक्य आप लोग तीसरी क्लास से अब तक और जीवन पर्यंत आपको आवेदन पत्र लिखने की आवश्यकता होती है, और यह एक सार्वभौमिक बात है। जब हम आवेदन पत्र लिखते हैं तो उसकी शुरुआत ही हम कैसे करते हैं?
विनम्र निवेदन है कि, सनम्र निवेदन है कि। तो आपका ये जो निवेदन करना है, नम्र होकर भी निवेदन करना है, वही विनम्रता सूचक वाक्य कहलाएगा। इसी प्रकार विनम्रता सूचक वाक्य में विनम्र होकर, नम्र होकर मतलब झुक कर का तात्पर्य हम किसी के जब हम अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं, वहां पर हमारी बातों में नम्रता होती है। नम्रता झुक कर का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि हम अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए बहुत ही आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हमारे घर में आया है अचानक से, और हम उनको कहते हैं कि आप आइए और हमारे गरीब खाने को पवित्र कीजिए। तो यह वाक्य जो है, गरीब खाना, भले ही हमारा घर बहुत अच्छा है, परंतु हम सामने वाले व्यक्ति को यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपके आने से हमारा गरीब खाना पवित्र हुआ है। इसी प्रकार दौलत खाना, छोटा मतलब सामान्य वर्ग का व्यक्ति भी अपने घर को कहेगा आइए आप, और आप हमारे दौलत खाने में तशरीफ लाइए, या दौलत खाने में आपका स्वागत है। इस प्रकार की जो बातें हैं वह विनम्रता सूचक बातें होती हैं। जैसे भारतीय संस्कृति में गुरुजनों के प्रति जो आदर की भावना होती है, तुलसीदास जी ने कहा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, कि मैं अपने गुरु के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। तो इस प्रकार अपने गुरु के चरणों को वे कमल की उपाधि दे रहे हैं, कमल की संज्ञा दे रहे हैं। तो ये विनम्रता सूचक वाक्य होते हैं। और चरण स्पर्श करना, आप पत्र लेखन करते हैं तो अपने माता पिता को जब पत्र लिखते हैं तो पूज्य पिताजी और माताजी आपको चरण स्पर्श भी विनम्रता सूचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। छोटे जो होते हैं वो बड़ों को इस प्रकार की बातें कहते हैं, और जहाँ पर हमें अपेक्षा होती है कि हमें किसी बड़े से अपना काम निकालना है, तो वहाँ पर हम विनम्र भाव को प्रदर्शित करने वाले शब्दों का प्रयोग करते हैं, वहाँ पर विनम्रता सूचक वाक्य होता है। विधि सूचक, विधि का तात्पर्य होता है जो सार्वभौमिक रूप से सबके लिए जो नियम लागू हो, वह विधि सूचक वाक्य कहलाता है। सबके लिए जो नियम लागू होता है का तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति को सुबह उठना चाहिए, है ना, और शिष्यों को अपने गुरु का आदर करना चाहिए, संतान को अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, देश के नागरिकों को अपने देश से प्रेम करना चाहिए। यहाँ पर हम एक और दो की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम समग्र समुदाय के लिए जब बात करते हैं तब वहाँ पर विधि सूचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमें समय पर उठना चाहिए, समय पर भोजन करना चाहिए, समय पर विद्यालय आना चाहिए। तो ये सब के लिए जो बातें दैनिक जीवन में आवश्यक होती हैं, दैनिक जीवन में जो सबके लिए एक समान उसका मूल्य होता है, उसे विधि सूचक वाक्य कहते हैं। निषेध परक, निषेध का तात्पर्य नहीं होता है जब हम अपनी नकारात्मक भावना को जब प्रकट करते हैं तब उसे निषेध परक वाक्य कहते हैं। निषेध परक वाक्य के लिए बहुत सारे वाचक शब्द हैं, जैसे नहीं, ना, मत, विहीन, हीन और रहित, ये जो शब्द हैं वो निषेध परक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। जैसे वहाँ मत जाइए, मतलब आपको वहाँ जाने के लिए मना किया जा रहा है। आप लोगों ने बस में देखा होगा कि बस में, मोटर में ये लिखा रहता है महिलाओं के लिए आरक्षित सीट। तो महिलाओं के लिए आरक्षित सीट मतलब वहाँ पर पुरुषों को बैठने का निषेध है, वहाँ पर पुरुष नहीं बैठ सकते। आप लोगों ने सार्वजनिक यातायात के साधनों पर भी लिखा हुआ देखा होगा कि धूम्रपान निषेध है, मतलब आप वहाँ पर बीड़ी सिगरेट नहीं पी सकते। इसी प्रकार जैसे यह घड़ा पानी से रहित है, मतलब वहाँ पर पानी नहीं है। हम किसी व्यक्ति को कहते हैं अरे यह तो बुद्धिहीन है, तो बुद्धिहीन का तात्पर्य उसके पास बुद्धि नहीं है। तो ये निषेध परक वाक्य के वाचक शब्द हैं, और जिनका प्रयोग करने से निषेध परक वाक्यों की रचना होती है। काल बोध, काल का तात्पर्य आप लोग अच्छे से जानते हैं। काल का अर्थ होता है समय। समय को हिंदी भाषा में 3 भागों में बांटा गया है। पहला है वर्तमान काल, दूसरा है भूतकाल और तीसरा है भविष्यकाल। परंतु हम यहाँ पर उस काल की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर
काल के माध्यम से अपने भावों की अभिव्यक्ति किस प्रकार करते हैं। जैसे क्षण, क्षण भी काल का सूचक है। घंटा, सप्ताह, साल, महीने, ये जो शब्द हैं वो भी काल को प्रदर्शित करने वाले शब्द हैं। जैसे क्षण क्षण मनुष्य का जो जीवन है वह व्यतीत होता चला जा रहा है, या आने वाले महीने में हमारी परीक्षा हो सकती है। हमने इस वर्ष बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो कालबोधक वाक्य कहलाते हैं। स्थान बोधक, नाम से स्पष्ट, स्थान का जहाँ पर बोध हो वहाँ पर स्थान बोधक वाक्य की रचना होती है। स्थान बोधक के लिए जैसे आगे पीछे दाएं बाएं जो हैं वो स्थान बोधक, जैसे हमारे घर के आगे नदी बहती है, हम अपने हमारे घर के बाएं एक मंदिर है। तो इस प्रकार दाएं बाएं ऊपर नीचे जो है वो ऊपर नीचे तो नहीं, दाएं बाएं अंदर बाहर जो है वो स्थान बोधक वाक्य के वाचक शब्द हैं। दिशा का तात्पर्य, दिशा मतलब जिनसे हमको दिशा का बोध होता है। जैसे हमारे घर के पश्चिम में मंदिर है, या हमारे घर के पूर्व दिशा में बस स्टैंड है, या हम महाविद्यालय हमारे घर के उत्तर दिशा में है। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो दिशा बोधक वाक्य कहलाते हैं। इसके बाद आता है कारण कार्य संबंध। कारण कार्य, यहाँ पर कारण और कार्य दो शब्द हैं। कारण जब होगा तभी कोई कार्य होगा। तो कारण और कार्य के बीच संबंध जो बताने वाले, जब वाक्य की रचना होती है कारण और कार्य के बीच संबंध बताने वाले कार्य की रचना को हम कारण कार्य संबंध कहते हैं। एक पहला वाक्य जो होता है वह कारण होता है और दूसरा वाक्य जो होता है वह कार्य होता है। जैसे उदाहरण स्वरूप कि गार्ड ने हरी झंडी दिखाई और ट्रेन चल पड़ी। तो गार्ड का हरी झंडी दिखाना कारण है और गाड़ी का चल पड़ना उसका कार्य है। दूसरा वाक्य जैसे हम ले सकते हैं, चिड़िया को गोली लगी और चिड़िया जमीन पर गिर पड़ी। तो चिड़िया को गोली लगना कारण है और चिड़िया का जमीन पर गिरना कार्य है। इसी प्रकार रसोई बनने में देरी थी इसलिए मैं समय पर भोजन नहीं कर सका। तो रसोई में भोजन देर से बना कारण है, इसलिए समय पर भोजन नहीं करना उसका कार्य है। तो ये कहलाता है कारण कार्य संबंध है। एक जो होता है कारण होता है वाक्य का, और दूसरा जो भाग होता है वाक्य का वह कार्य के संबंध को अभिव्यक्त करता है। इसके बाद आता है अनुक्रम। अनुक्रम की चर्चा मैं यहाँ पर पहले भी कर चुकी हूँ। अनुक्रम का अर्थ होता है कोई शब्द जो होते हैं, शब्दों के समूह से वाक्य की रचना होती है, परंतु शब्दों के समूह मात्र को ही हम वाक्य नहीं कह सकते। शब्दों के समूह को हमको एक सुनियोजित क्रम में जमाना पड़ता है। सुनियोजित क्रम में जमाने के लिए व्याकरणिक नियमों की आवश्यकता होती है, और उन नियमों में जब शब्दों का विन्यास हो जाता है, शब्द जो है वो स्थापित हो जाते हैं, उसी शब्दों की स्थापना को अनुक्रम कहा जाता है। यदि हम उसके क्रम को बदल देंगे तो हम अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति सशक्त रूप से कर पाने में असमर्थ होंगे। जैसे मैंने रोटी खाई के जो शब्दों के समूह हैं, यदि मैं उसको बदल देती हूँ तो क्या मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम हो पाऊंगी, अर्थात मैं अपने विचारों की अभिव्यक्ति में सक्षम नहीं हो पाऊंगी। तो व्याकरण के नियमों पर हम बंधे हुए होते हैं। उन नियमों की अवहेलना करने पर हमारे वाक्यों के अनुक्रम में वह शक्ति नहीं हो पाती जिससे हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति, भावों की अभिव्यक्ति सशक्त रूप से कर सकें। इसके लिए अनुक्रम का होना आवश्यक है। धन्यवाद।